Very good morning, class 10 students. Today we will discuss the NCERT question answers of your chapter 1 of development. These are the very important question answers, students. One more thing, in this video I will discuss each and every question and answer. So understand it well, and in your next lecture, that is on Saturday, there will be test of these NCERT question. So also be prepared for that. Okay, now I am starting your question answers. Your first question is, I think this is NCERT. I am starting from NCERT question number 4. That is, what is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitation of this criteria? देखिए यह क्या है कि वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू जो है वो डिफरेंट कंट्री को क्लासीफाई करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है. फर्स्ट देखिए क्या कह रखा है, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक हैज़ गिविंग फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़. क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला देखिए, रिच और हाई इनकम कंट्रीज़. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है रिच और हाई इनकम कंट्रीज़ कौन सी हैं? Country with the per capita income of US dollar 12,476 per annum means per year and above in 2016 are called rich countries. ये डाटा 2016 में आया था और उसके बाद नहीं आया है, तो हम अभी यही डाटा लेंगे. इसमें क्या कह रहे हैं, वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम, इट मीन्स पर पर्सन इनकम या एवरेज इनकम जो है उसकी US डॉलर 12,476 पर ईयर की है एक पर्सन की इनकम, जिस कंट्री में, वो कंट्री रिच कंट्री है. नेक्स्ट है पुअर और लो इनकम कंट्री. द कंट्री विद विच द पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 1025 और लेस आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज़. अब वो कंट्री जहाँ पे पर पर्सन की, जहाँ पे एक पर्सन की एवरेज इनकम अगर निकाली जाए वो US डॉलर 1025 से भी कम है पूरे साल की, तो इट मीन्स वो कंट्री कौन सी है आपकी? पुअर कंट्री या लो इनकम कंट्रीज़. तो आप कहेंगे फिर इंडिया किस में आता है, रिच या पुअर में? अब इंडिया जो है वो इन दोनों के बीच में आता है. अब मैं कहती हूँ जो इनकी 12,476 से ज़्यादा है वो रिच हैं, जिनकी 1025 से कम है वो पुअर हैं. तो जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि जो कंट्रीज़ जहाँ के रहने वाले लोगों की पूरे साल की एवरेज इनकम डॉलर 1025 से डॉलर 12,476 के बीच में है, वो क्या है? वो हैं आपकी, उसको हम बोलेंगे लो मिडल इनकम कंट्रीज़. ठीक है स्टूडेंट्स. इंडिया देखिए नेक्स्ट क्या है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट इज़ पर कैपिटा इनकम इन 2016. ये 2 जो है ये नहीं है, 2016 वॉज जस्ट US डॉलर 1340.4, तो ये 1025 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लो मिडल इनकम कंट्रीज़ जो है वो बोलेंगे. इंडिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ये 1 मार्क में भी आ सकता है, लो मिडल इनकम कंट्रीज़. ओके, नेक्स्ट देखिए एनम. द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज़. देखिए जो रिच कंट्रीज़ होते हैं उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं. फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ये जो वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बताया है, लिमिटेशन क्या है? इट कवर्स ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इग्नोरिंग पीस, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, लॉन्गेटिविटी. इसमें सिर्फ जो है आपकी इनकम को ही कंसीडर करता है. इनकम के अलावा हमने पढ़ा और भी फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे किसी भी कंट्री में पीस कैसी है, हेल्थ कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है, तो उसको इग्नोर करता है. नेक्स्ट इज़ द मेथड डिडंट प्रोवाइड अस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये नहीं बताता हमें ये मेथड कि, अब ये तो बता दिया कि पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि वो इनकम जो है रिच के पास है, पुअर के पास कितनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गिवन है कि UNDP और वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया डिस्कस करता है डेवलपमेंट का, वो कैसे डिफरेंट है. तो देखिए क्या है, UNDP हैज़ टेकन एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स एज द बेस ऑफ डेवलपमेंट. UNDP जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स को लेता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स को डेवलपमेंट के बेस के लिए, यानी कि डेवलपमेंट को जज करने के लिए. वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही चीज़ के थ्रू करता है, क्या है वो आपका? वो है आपका पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही वो जज करता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है. सेकेंड, इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट एज इट टेकन इनटू अकाउंट ऑल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट.
आपने देखा यूएनडीपी जो है, जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एक ब्रॉड कंसेप्ट, क्योंकि उसमें आपने देखा कि उसमें हेल्थ भी आ गया, एजुकेशन भी आ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ गई, तो वो सारे कंपोनेंट्स को लेता है। और आपका वर्ल्ड बैंक क्या कहोगे, ये एक नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इनकम के थ्रू ही जज करता है किसी भी कंट्री की, किसको, डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, यूएनडीपी हैज़ रैंक्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ, यूएनडीपी क्या करता है, रैंक देता है फिर उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पे सेकंड रैंक पे कौन है। जैसे इंडिया जो है 2015 में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 130 रैंक है उसकी। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक तो कंट्री को डिवाइड करता है किसके बेसिस पे, लो, अपर एंड हाई इनकम कंट्रीज़ के बेसिस पे, ठीक है। लो अभी बताया ना, हाई इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़। और आपको ये भी 1 मार्क में इंपॉर्टेंट आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, कि जो इंडिया है वो किस में आता है, तो आपको क्या करना है, इंडिया कम्स अंडर लो मिडल इनकम ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डू वी यूज़ एवरेजेस, आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज़, इलस्ट्रेट विथ योर ऑन एग्जाम्पल रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट। देखिए इसमें हम क्यों एवरेजेस का यूज़ करते हैं, क्या इसकी कुछ लिमिटेशन भी आपको एग्जांपल देना है। सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बुक में भी डिस्कस करवाया था। यहाँ पे 2 कंट्री हैं, कंट्री ए कंट्री बी। अब आपको कहूँ मैं एवरेज निकालिए, आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अगर आप इन दोनों कंट्रीज़ का एवरेज निकालेंगे तो दोनों का एवरेज 10,000 आएगा। सबसे पहले देखिए एवरेजेस की डेफिनेशन बता रखी है इसमें, एवरेजेस आर यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, स्टेट्स एंड रीजन। एवरेजेस का हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंट्री को या स्टेट को कंपेयर करने के लिए। एवरेज की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली कि ये हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं बताता कि जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी कंट्री में। वही आ गया कि एवरेज सिर्फ इनकम के बारे में बताता है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स के बारे में नहीं बताता, जैसे पीस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस टेबल को, तो आपको फर्स्ट और कंट्री बी में बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, कंट्री में तो आपको दिख रहा है वहाँ के रहने वाले ये जो 5% है, सपोज़ कीजिए वो क्या है, उनकी इनकम जो है वो क्या है, लगभग इक्वल ही है, एक जैसी है। लेकिन आप कंट्री बी में देखो, वहाँ 4% की इनकम तो बहुत कम है और 5% की इनकम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या है, गैप। आप क्या कहेंगे इसके थ्रू, आप क्या कहेंगे इस टेबल को देख के कि भाई मैम इसमें तो गैप है, रिच और पुअर में। एक पर्सन 500 अर्न कर रहा है और दूसरा पर्सन 48,000 अर्न कर रहा है। अब देखिए इसमें लिमिटेशंस देखिए क्या है, वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, डिस्पैरिटीज़ मीन्स कमियाँ, कि हम एवरेज का यूज़ तो करते हैं कंपेयर करने में, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। एग्जांपल जो है आपका यही कंट्री और कंट्री बी में एक्सप्लेन कर रखा है। लेट अस कंसीडर 2 कंट्रीज ए एंड बी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट। देखिए क्या कह रखा है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ यही अज्यूम किया कि दोनों कंट्री में 5 ही सिटीज़न है। आप सपोज कीजिए कि सिर्फ 5 ही सिटीजन्स हैं। आगे देखिए, बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन द टेबल लेट अस कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ बोथ दी कंट्रीज़। इसके बेसिस पे हम एवरेज इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर द स्टूडेंट, जहाँ से मैंने मार्क कर रखा है सिर्फ आपको वही अपनी नोटबुक में लिखना है। मोस्ट ऑफ अस वुड प्रेफर टू लिव इन अ कंट्री ए। अब हम में से अगर पूछा जाए कि आप कौन सी कंट्री में रहना चाहेंगे तो आप कहेंगे ए। वाई ए? दिस इज़ बिकॉज इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव एन आइडेंटिकल एवरेज इनकम, country A is preferred because it has more equal distribution. It has more equal distribution. Where it is? Yes, equal distribution. वहाँ equal distribution है. In the country, people are neither very rich. अगर आप A में देखें तो ना ज़्यादा poor है ना ज़्यादा rich है. While most of the citizens in country B are poor and one person is extremely rich. तो आपने डिफरेंस देखा कि कंपैरिजन के लिए एवरेज इनकम कभी भी यूज़फुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरला विद द लो पर कैपिटा इनकम हैज़ द बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग। अब केरला, अगर आपने जो है एक और आपका टेबल था जिसमें ये बता रखा था कि केरला की पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है स्टेट की, पंजाब से, लेकिन वहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहेंगे कि कोई और ये क्राइटेरिया जो है वो ठीक है पर कैपिटा इनकम, या कोई और भी क्राइटेरिया है मेज़र करने का स्टेट्स को? आंसर देखिए, द पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. No country of the world can ignore this. Increasing national income and the per capita income are the two main goals of all the developing as well as developed
nation. So we can't ignore the per capita income. इसमें क्या कह रहा है देखिए कि per capita income जो है वो बहुत important component है, हम इसे ignore नहीं कर सकते हैं. No country of the world can ignore this. Increasing national income and per capita income are the two major goals. देखिए कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. अब दोनों कंट्री का जो मेन गोल, उनका जो मेन एम ऑब्जेक्टिव है वो है कि नेशनल इनकम को बढ़ाना और साथ के साथ पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज़ करना. सो वी कांट इग्नोर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ. देखिए क्या कह रहा है कि आज सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या है इंडिया में सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कोल जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट पॉसिबिलिटी आगे से क्या है, कह रहा है कि कोल के रिज़र्व इतने लिमिटेड हैं. हमने अभी जो है आपको सबसे लास्ट में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्रूड ऑयल का बताया था, क्रूड ऑयल का भी बताया था, और सेम कोल का भी यही है कि कोल के रिज़र्व बहुत लिमिटेड है और इसकी वजह से क्राइसिस मीन्स शॉर्टेज, इसकी वजह से इंडिया को एनर्जी की क्राइसिस शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको डेफिनेशन करवा दी थी. सस्टेनेबिलिटी क्यों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, इट केयर्स फॉर द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि ये जो भी वर्क करती है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग करती है. नेक्स्ट, इट प्रमोट्स एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. इट लेज एम्फसिस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये किस पे ज़्यादा फोकस करती है, लेज एम्फसिस मतलब फोकस भी लिख सकते हैं. इट फोकस ऑन क्वालिटी, की हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़े. देखिए अगर हम जो है सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि प्रेजेंट में हम इनकम जनरेट करते रहें, तो हम अपने फ्यूचर के लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे. अब इनकम जनरेट करने के लिए एक इंडस्ट्री जो है इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो क्या ये सही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नहीं है ना. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई हम करें तो सही ये चीज़, इनकम भी जनरेट करें, फैक्ट्री भी खोलें, इंडस्ट्री भी, लेकिन हमने पोल्यूट नहीं करना है एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. ये जनरली लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है. ओके, दिस इज़ योर नाउ लास्ट पेज ऑफ these question answers. Next is the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of one person. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अर्थ के पास इतने तो रिसोर्सेज हैं कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जो ग्रीड है, उनके लालच को पूरा नहीं कर सकती हमारी अर्थ. क्या मीनिंग है इसका, जैसे एग्जांपल इसमें कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी हम इसको इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट जो है कह रखा है कोल जो है उसकी यूज़ की वजह से हमारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हम उसका इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट डिग्रेड हो रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट बट इट ऑल्सो डिग्रेड द एनवायरनमेंट. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्या लेके आ रहा है, हमारी डेवलपमेंट तो लेके आ रहा है कि बहुत सारी हमने इंडस्ट्रीज़ खोल ली, लेकिन हमने देखा कि क्या हम एयर पोल्यूशन कितना कर रहे हैं, उससे वाटर पोल्यूशन कितना क्रिएट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड ख़राब करते जा रहे हैं इससे. नेक्स्ट इज़ लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू. कौन कौन से आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता हुआ देख रहे हैं. डैम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है, कोल को बर्न किया जा रहा है, मिनरल ऑयल को, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है. फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से सॉइल पोल्यूशन होगा, सॉइल इससे इरोजन हो रही है, ये भी सॉइल पोल्यूशन का एक पार्ट है. तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पार्ट्स हैं. लास्ट क्वेश्चन जो है आप खुद केयरफुली रीड करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो.